हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारे सीरीज के फुल अध्याय है उसके जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन जो है 2 नंबर में ही आएगा। 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, या तो ग्रामर में से आ सकता है या वो इसमें से आ सकता है। तो क्वेश्चन आपको उस हिसाब से ही करना है। सारे क्वेश्चन जो हैं चैप्टर्स के रहते हैं वो 2 नंबर में ही आते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर में वो आ जाए, तो आपको उस हिसाब से ही लिखना है। अगर 2 नंबर में आए तो 2 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर में आए तो 3 नंबर के हिसाब से। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह जो है क्यों माना है। और अथवा में करके बोल रहा है, यानी और में करके, कि शिरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा गया है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ लें, या तो इस तरीके से पूछेंगे या इस तरीके से। दोनों का आंसर क्या होगा? एक ही होगा। वो क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, आपको बस ये देखना है उसमें पूछा गया है। अगर अवधूत के बारे में पूछ रहे हैं, वो कालजयी अवधूत या अद्भुत अवधूत या अवधूत के बारे में पूछ रहे हैं, तो आंसर यही वाला आने वाला है। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन जो है घुमा के दे देते हैं, तो आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर देखते हैं। लेखक ने क्या कहा है? शिरीष को कालजयी अवधूत कहा है। अवधूत यानी क्या होता है? कि वह सन्यासी होता है। अवधूत यानी वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाता है। विषय वासना क्या होता है? कि उसको जो है जीवन में कुछ भी हो रहा है तो उससे क्या, उन सब चीज़ों से क्या ऊपर उठ जाता है। मतलब ये है कि हर परिस्थिति में वो अपने आप को क्या कर लेते हैं? मजबूत कर लेते हैं, यानी सब चीज़ सिचुएशन को झेल लेते हैं। मैंने जो है आपको ये क्वेश्चन और शॉर्ट करके बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग था। तो आपको जो है 2 नंबर के हिसाब से इतना ही लिखना है। ये भी बहुत ज़्यादा ही है, आपको जो है 3-4 लाइन में लिखना है। पर ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा डिटेल में पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। बाकी आप जो है इसमें से 1-2 लाइन भी हटा सकते हो। अगर आप भूल जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। मैं जो है आपको क्वेश्चन शॉर्ट करके बताऊंगी, क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से इतना ज़्यादा लिखने के कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट ही होता है उल्टा, क्योंकि नंबर तो आपको 2 ही मिलने हैं। इसलिए जो ये मैंने आपको आंसर बताया शॉर्ट करके, और बहुत ही पॉइंट वाला है, तो इससे आपको जो है नंबर अच्छे मिलेंगे। आप इसमें से 1-2 लाइन हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेंगे। क्योंकि 2 नंबर के हिसाब से आपको 2-3 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में, अगर डिटेल में पूछा है तो 5-6 लाइन में इनफ हो जाता है। इसलिए मैंने इस हिसाब से आपको बता दिया है। मैंने आपको बहुत उससे बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कैसा लिखना है, वरना आपके डाउट रहेंगे 2 में कैसे लिखना है, कितनी लाइन का लिखना है, छोड़ सकते हैं कि नहीं। तो ये सब मैंने आपको अभी बता दिया है। और ये जो है एमपी बोर्ड में 2022 में जो है 2 नंबर में ही पूछा गया था, जिसमें थोड़ा डिटेल में पूछा गया है, उसमें आपको इतना तो लिखना है। और सब में नहीं लिखना है, पर कुछ क्वेश्चनों में लिखना है। आपको जो बस क्वेश्चन समझना है और सारा जो है मन से ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मन से ही लिखे जाते हैं। बस आपको समझ के उसे लिखना रहता है। तो अब हम जो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है कि सुख दुख हर स्थिति में सहज भाव से प्रसन्न रहता है तथा फलता फूलता है। यानी कोई परिस्थिति, या तो सुख हो या तो दुख हो, हर स्थिति में क्या रहता है? सहज भाव से, यानी शांत भाव से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, यानी हमेशा जो है खुश रहता है, कोई भी सिचुएशन आ जाए या परिस्थिति आ जाए। तथा कैसी भी परिस्थिति हो उसमें क्या करता है? फलता और फूलता है। फलता भी है और क्या करता है? फूलता भी है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। यानी अगर कितनी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, यानी परिस्थिति आ जाए, तो क्या करता है? जीवन में रस जो होता है, आनंद का जो रस होता है, जिससे हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो वो जो है क्या रहता है? ये शीरीष का वृक्ष रहता है, या शीरीष का जो फूल है वो बनाए रखता है। आगे क्या कह रहे हैं कि इसी तरह शीरीष का वृक्ष है, वह क्या करता है? शीरीष का जो वृक्ष है वह भयंकर गर्मी, उमस, लू आदि के बीच सरस रहता है। तो जो अभी शीरीष का फूल था उसके बारे में ऊपर बता दिया, हम नीचे जो है शीरीष के वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, यानी पेड़ के बारे में, कि वो क्या रहता है? कितनी भी गर्मी हो, उमस हो, लू हो, तो इन सब के बीच में क्या रहता है? सरस रहता है, यानी सामान रहता है। अपन सब जो है इतनी गर्मी सह नहीं पाते, लेकिन जो शीरीष का पेड़ है वो गर्मी सह लेता है। वसंत में वह लहक उठता है, यानी जैसे ही वसंत आता है, वसंत उसमें क्या होता है? लहक उठता है, यानी खिल जाता है वो। वैसे ही खिला रहता है, लेकिन वसंत आने पर और जो है लहक उठता है, हिलने लगता है, इस तरीके से जो है लहक उठता है। तथा भादो मास तक फलता फूलता रहता है। और भादो मास जैसे ही आता है वैसे ही क्या करता है? फलता और फूलता रहता है। ये जो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया है तो मैंने अच्छे से बताया कितने महीने में क्या रहता है। तो आप जो उसे डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आने वाले हैं। तो क्या करता है? भादो मास तक फलता फूलता रहता है, यानी वसंत से जो शुरू होता है तो भादो मास तक जो है फलता फूलता रहता है। वसंत यानी जब फरवरी आता है उसके समथिंग, और जो इसके बाद जो है भादो तक फूलता फलता रहता है, यानी भादो तक यानी अगस्त सितंबर तक क्या रहता है? फलता और फूलता रहता है, उसमें जो है लगे रहते हैं उसके फूल और फल।
उसका पूरा शरीर फूलों से लदा रहता है। उसका जो पूरा शरीर रहता है यानी जो शिरीष का वृक्ष रहता है वो पूरा क्या रहता है, फूलों से लदा रहता है उसमें। इसलिए लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह माना है। तो ये लाइन जो क्वेश्चन से लिखी है, आपको हर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखना चाहिए। तो इससे क्या अच्छा लगता है और सामने वाला जो है आपको आंसर भी सही देगा कि इसने जो है अपनी बात कंप्लीट कर दी है। इसलिए मैंने जो इसे ब्लैक से कर दिया क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन से ही उठाया कि इसलिए लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत यानी सन्यासी की तरह माना है। तो हमारा एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा ध्यान से सुनना है यहाँ पे कि शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में फूलने वाले फूल को शीत पुष्प संज्ञा किस आधार पर दी गई होगी। शिरीष के पुष्प यानी जो शिरीष के फूल हैं उन्हें जो है शीत पुष्प क्यों कहा जाता है। शीत यानी क्या होती है, सर्दी होती है, तो सर्दी के फूल जो है क्यों कहा जाता है, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। ज्येष्ठ माह की प्रचंड गर्मी में यानी जब ज्येष्ठ का यानी गर्मी का महीना आता है तब जो क्या होता है, इतनी गर्मी में भी ये फूल क्या होता है, खिलते हैं। तो इन्हें शीत पुष्प किस यानी इन्हें जो है एक तरीके से इन्हें इस नाम से जो है क्यों बुलाया जाता है, तो यही यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है कि शिरीष का फूल प्रचंड गर्मी यानी बहुत भयानक गर्मी पड़ती तो उसमें भी क्या रहता है, खिला रहता है। वह लू और उमस में भी जोर शोर से खिलता है, यानी जब लू आए चाहे उमस पड़े फिर भी क्या ये फूल जो है शिरीष का वो खिला रहता है। अर्थात विषम परिस्थितियों में भी यह समता का भाव रखता है। विषम यानी अलग अलग परिस्थितियाँ यानी कैसी भी परिस्थितियाँ हैं उसमें क्या रखता है, समता का भाव रखता है। समता का यानी हर परिस्थिति में एक जैसा ही रहता है यानी वो खिला ही रहता है। इसलिए लेखक ने शिरीष को शीत पुष्प की जो है क्या दी है, संज्ञा दी है। संज्ञा यानी उसको जो इस नाम से बुलाया जाता है ये वो नाम रखा गया है। शीत पुष्प का अर्थ है ठंडक देने वाला फूल यानी जो हमको ठंडक प्रदान करता है। और शिरीष का फूल भयंकर गर्मी में भी ठंडक प्रदान करता है, यानी कितनी भी भयंकर गर्मी आए वो ठंडक आपको प्रदान करेगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में ये लिखा है कि हाय वे अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया है और क्यों। और अथवा में करके ये बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया है, साम्य निरूपित कीजिए। अब क्वेश्चन को आपको देख के समझ में आ गया होगा कि वो हाय वे अवधूत का है। अवधूत यानी शिरीष के फूल की बात कर रहा है। तो लेखक ने किसे स्मरण किया, शिरीष के फूल को। अथवा में यानी इस तरीके से भी इसे पूछ सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के संदर्भ में महात्मा गांधी का स्मरण क्यों किया है, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने शिरीष के बारे में बताते बताते महात्मा गांधी का जो है स्मरण क्यों किया है। तो इस तरीके से भी अगर पूछे तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। इसका आंसर क्या है कि हाय वे अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ महात्मा गांधी का स्मरण किया। ये पूरा क्वेश्चन से ही लिखा गया है, इतनी लाइन। आगे क्या लिखा है कि शिरीष भयंकर गर्मी व लू में भी सरस व फूलदार बना रहता है। जो शिरीष का फूल है वो क्या रहता है, भयंकर गर्मी में भी क्या है, खिला रहता है। और उसके लू में भी क्या रहता है, वो सरस रहता है, एकदम मस्त रहता है एवं फूलदार बना रहता है। उसके फूल जो है खिले रहते हैं। आगे क्या लिखा है कि गांधी जी अपने चारों ओर छाए व अग्निकांड और खून खच्चर के बीच स्नेही, अहिंसक व उदार दोनों एक समान कठिनाइयों में भी जीने वाले सरस व्यक्तित्व है। अब आपको ये समझ में नहीं आएगा तो मैं बहुत सिंपल वे में समझा देती हूँ कि गांधी जी कैसे थे। आपको पता है वो अहिंसावादी थे। गांधी जी क्या करते थे, चारों ओर छाए व अग्निकांड और खून खच्चर ये जितना भी सब मारा काटी ये सब चीज़ें होती थी, इन सब के बीच भी वो क्या करते थे, स्नेह ही करते, यानी सबके बीच क्या रहता था, स्नेह करते थे। क्योंकि वो अहिंसावादी थे तो वो इस तरीके से मारा काटी से नहीं लड़ते थे। अहिंसक व उदार दोनों एक समान कठिनाइयों में जीने वाले सरस व्यक्तित्व, यानी अहिंसक थे और उदार थे वो, यानी लोगों के प्रति उदार थे। तो दोनों परिस्थितियों में वो क्या करते थे, एक ही जैसा रहते थे। कैसे, सरस रहते थे यानी उदार भाव के रहते थे, वो लड़ाई नहीं करते थे। तो जिस तरीके से शिरीष का वृक्ष जो है ऐसा रहता है कि हर परिस्थिति में क्या रहता है, एक जैसा रहता है, खिला रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे यही बताना है कि गांधी जी भी ऐसा करते थे कि कोई भी चीज़ हो कितनी भी हो वो हर चीज़ में अहिंसावादी थे और वो क्या रहते थे, उदार भाव के रहते थे। हमारा ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर 2 नंबर में ये आता है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो है और समझने वाला क्वेश्चन है। क्या लिख रहा है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी ज़रूरी हो जाती है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। यहाँ पे जब इस तरीके की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए आपके पापा, क्योंकि जब आपके पापा जो रहते हैं हृदय से क्या रहते हैं, कोमल रहते हैं, लेकिन बाहर से कैसा दिखाते हैं, कठोरपना दिखाते हैं। तो वही बात सेम यहाँ पे किसके लिए गई है, शिरीष के
पेड़ के लिए कही गई है। यहाँ पे क्या लिखा है आप ध्यान से समझिएगा। परवर्ती कवि ये समझते रहे हैं कि शीरीष के फूलों में सब कुछ कोमल है। यानी जो और दूसरे कवि हैं वो क्या समझते हैं कि शीरीष के फूल में क्या है, सब कुछ कोमल है। यानी जो शीरीष का फूल है वो तो हमेशा सब कुछ उसमें कोमल ही है, वो एकदम ही कोमल है। अर्थात उनके कहने का मतलब क्या है कि वह तो कोमलता का आगार है। यानी वो जो है कोमलता का आगार यानी कोमल ही है वो। उसे क्या कर दिया, कोमल घोषित कर दिया। लेकिन जो द्विवेदी जी हैं जिन्होंने ये पाठ लिखा है वो क्या कहते हैं कि शीरीष के फूलों में कोमलता तो होती है, वो ये तो कह रहे हैं कि इसमें कोमलता तो होती है, लेकिन उनका व्यवहार यानी जो उनके फल होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं। शीरीष के जो पेड़ है उसमें फूल और फल दोनों ही लगते हैं, तो उसके जो फल होते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कठोर रहते हैं, इतने मजबूत रहते हैं कि वो गिरते भी नहीं हैं, इतने महीनों तक रहते हैं वो। अर्थात इसका मतलब क्या है कि वे हृदय से तो कोमल है किंतु व्यवहार से कठोर हैं। यानी जो कवि कहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि ये हृदय से तो कोमल रहते हैं, यानी जो उसके फूल रहते हैं वो तो कोमल रहते हैं, किंतु इनके जो फल हैं यानी व्यवहार जो है वो क्या है, कठोर है। इसलिए क्या है कि हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार का कठोर होना अनिवार्य होता है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं कि अगर आप हृदय की कोमलता को बचाना चाहते हैं, यानी अगर आप शीरीष के फूल को बचाना चाहते हैं, तो आपको उसका व्यवहार यानी उसके जो फल जो है उसको कठोर होना अनिवार्य है, वरना वो इतने लंबे समय तक नहीं खिले रहता अगर उसका जो व्यवहार है यानी जो उसके फल है वो अगर कठोर नहीं होते। जिस प्रकार अगर आप अपने पापा की बात करें, वो भी जो है अंदर से कैसे रहते हैं, अंदर से वो जो है कोमल रहते हैं, बाहर से लेकिन आपको स्ट्रिक्टपना दिखाते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो। तो उसी प्रकार जो है शीरीष के पेड़ की भी बात यहाँ पे कही गई है, उनके जो है फल और फूल के बारे में बताया गया है। तो अब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगी इसके। तो आज की वीडियो में हमने 4 करे हैं, बाकी आगे के हम और करेंगे। आप इसको ध्यान से समझिएगा, अगर आप ध्यान से समझते तो आप पेपर में आसानी से लिख पाएंगे, आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।